कल्पना कीजिए कि कोई इंसान पानी में बवंडर पैदा करने वाले टूल के 3 फीट चौड़े पाइप में फंस जाए तो क्या होगा। गहरे अंधेरे में अंडर वाटर पाइप के अंदर तेजी से खींचते हुए उसे कैसा महसूस होगा। शायद वो पूरी तरह से समझ भी नहीं पाएगा कि वो कुछ ही सेकंड्स में डूबकर मरने वाला है। खैर, ये सब कुछ बताने के लिए इन पाइप्स के अंदर फंसे 5 लोगों में से एक ही जिंदा बाहर निकल पाया था। इन 5 में से एक डाइवर यानी गोताखोर के सूट में गोप्रो कैमरा लगा होने की वजह से उसमें वो सब कुछ रिकॉर्ड हो गया, जिसे देखने और सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी है पेरिया के डाइविंग डिजास्टर की। 25 फरवरी 2022 का दिन एलएमसीएस डाइवर्स के लिए आम दिनों की तरह शुरू होता है। ये लोग एक पाइपलाइन मेंटेनेंस टास्क के लिए पेरिया फ्यूल पर आए हुए थे, जो कि टोबागो त्रिनिदाद में एक सरकारी तेल कंपनी थी। प्रोफेशनल डाइवर्स काजिम अली, योसेफ हेनरी, फैजल खान, ऋषि नागासुर और क्रिस बुदराम एक पाइप के सेक्शन में काम करने वाले थे, जो फिलहाल इस्तेमाल नहीं हो रहा था। ये ऑयल खींचने वाले टैंकर, जिसे बर्थ 5 कहा जाता था, और रिफाइनरी के बीच वाले एरिया, जिसे बर्थ 6 कहा जाता था, इन दोनों के बीच में एक यू शेप्ड पाइपलाइन थी। काम स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इन्हें पाइप को समुद्र के पानी से अलग करना था, ताकि इस एरिया को खोलकर रिपेयर कर सके। इसके लिए वो लोग एक हैबिटल बेल को पाइप के ऊपर रख देते हैं, ताकि पाइप के अंदर से सारा पानी निकल जाए और फिर वो लोग सूखे पाइप में आराम से काम कर सकें। यह हैबिटेट 8TX का बीटी क्यूब स्ट्रक्चर था, जिसे पाइप के ऊपर रखा गया था। उससे निकलने वाली हवा से जब सारा पानी निकल गया, तब वो लोग हाइपरबैरिक चेंबर के किनारे खड़े होकर अपना काम करने लगे। यहाँ उन लोगों ने अपने डाइविंग गियर्स उतार कर रख दिए और अपने अपने टूल्स लेकर उस मुश्किल काम को एक ग्रुप की तरह मिलजुल कर अंजाम देने लगे। उन्हें बर्थ 6 से एक इन्फ्लेटेबल प्लग भी निकालना था, जिसे 2 वीक्स पहले इंसर्ट किया गया था। ये प्लग पाइप के अंदर ऑयल कंटेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करता था, जिससे कोई हाइड्रोकार्बन उसमें ना जा सके। ये प्लग एयर टाइट बैरियर की तरह था, जो हैबिटेट से आने वाले प्रेशर को कसकर रोके हुए था। प्लग के वाल्व को लूज करने के लिए एक रेंच की जरूरत थी। काजिम अली ने रेंच को पाइप के इर्द गिर्द काम करने वाले अपने चारों साथियों की तरफ बढ़ा दिया। उसके बाद वो खुद भी ऊपर चढ़ गया और किनारे पर खड़ा होकर अपने डाइविंग इक्विपमेंट को उतार दिया। जैसे ही प्लग खुला, एक जोरदार पानी के बहाव ने सबको घेर लिया। पानी हैबिटेट से होकर नीचे पाइप के अंदर से बहने लगा। उसी वक्त पानी के जोरदार बहाव ने उन सबको और उनके इक्विपमेंट्स को पाइप के अंदर खींच लिया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि वो सब लोग समझ भी नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है। ऐसे बुरे मौके पर भी किस्मत ने उनका साथ दिया और वो पानी में एक ऐसी जगह ठहर गए जहां सांस लेने के लिए एयर पॉकेट बना हुआ था। गोप्रो वीडियो ने उन लोगों के अंदर धंसने से पहले के कुछ क्षण रिकॉर्ड कर लिए। उसके बाद बिल्कुल अंधेरा छा गया। उनके मूवमेंट और बातें करने की कुछ आवाज जो आपको सुनाई दे रही होंगी, दरअसल वो उनके चीखने की आवाज थी। वो क्रूड ऑयल से भरे उस पाइप के अंदर फंसे हुए एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। सबसे दुख की बात यह थी कि जिस हवा में वो सांस ले रहे थे, वो दरअसल उसी पानी के चक्कर से पैदा हो रही थी, जिसकी वजह से वो लोग यहाँ फंसे थे। ये सब कैसे हुआ, चलिए समझते हैं। दरअसल जिस इन्फ्लेटेबल प्लग को वो लोग निकालने की कोशिश कर रहे थे, वो 1200 बैरल तेल को हवा और समुद्री पानी से अलग करता था। इस तरह उस लॉक को हटाना और अपना काम करना उनके रूटीन का एक हिस्सा था। हैबिटेट से निकलने वाला एयर प्रेशर ऑयल के हैवी कॉलम के अंदर जाता था, जिसमें मौजूद ऑयल बर्थ 5 और 6 के बीच बने पाइप के दोनों सिरों का लेवल मेंटेन रखता था। इसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं थी, लेकिन बदकिस्मती से उन लोगों को यह आइडिया नहीं था कि उस प्लग के नीचे एयर का एक कॉलम था, जहां ऑयल बहुत ही कम था। अब जैसे ही प्लग को हटाया गया, हैबिटेट के अंदर से एयर का एक ऐसा फोर्स आया जिसने लोगों के साथ साथ इनके टूल्स और स्कूबा टैंक्स को भी उस 30 इंच वाले पाइपलाइन के अंदर खींच लिया। अब चूंकि हैबिटेट का प्रेशर अचानक रिलीज हुआ था, तो उसकी वजह से समुद्र का पानी तेजी से पाइप के अंदर घुस गया और उन सबको चरखी की तरह घुमाने लगा। उस खतरनाक समुद्री पानी और हवा के बीच अपने टूल्स के साथ हिचकोले खाते हुए उन लोगों को अपनी सांसों के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ रहा था। काफी देर की सफरा तफरी के बाद चक्रवात आखिरकार शांत हुआ और उन सब ने अपने आप को एयर पॉकेट के पास पाया। क्रिस बुड्राम, जो कि इस ट्रेजेडी का अकेला सर्वाइवर था, वो ऑयल के पाइपलाइन में फंसने वाली इस दर्दनाक घटना को इस तरह बयान करता है। टॉर्नेडो यानी चक्रवात में सब कुछ घूम रहा था, टकरा रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा था कि लट्टू की तरह घूमते और चक्कर खाते हुए हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था कि असल में हो क्या रहा है। जहां तक मुझे याद है कि मैं स्पीड के साथ पाइप के अंदर खींचा चला गया और वह सांस भी नहीं ले पा रहा था।
और जब आप लंबे समय तक सांस नहीं ले पाते हो तो आपका शरीर और आपकी सांस नली बंद होने लगती है और फिर आपको कुछ इस तरह की आवाज सुनाई देने लगती है। आपकी बॉडी सांस लेने के लिए बेचैन होती है। एक बहुत ही डरावने सपने जैसा अनुभव है जिसे बताना काफी मुश्किल है। आंखें जलने लगती हैं और जितनी बार भी आप आंखें खोलकर कुछ देखने की कोशिश करते हो तो चारों ओर घुप अंधेरे के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके गले में जलन होती है और आपके कान बजने लगते हैं। आपकी बॉडी में तेज दर्द होने लगता है। जब ये सब हो रहा था उसी क्षण मैंने अपने आप से कहा कि अब मैं मरने वाला हूं। तो जब वो पांचों स्थिर हुए तो उन्होंने सबसे पहले अपने हालात का मुआयना किया कि वो इस वक्त कहाँ हैं और कैसा फील कर रहे हैं और क्या पांचों के पांचों अब तक जिंदा हैं। ये सब कंफर्म करने के लिए वो लोग एक दूसरे को जोर जोर से पुकारने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वो पांचों इस वक्त एक पाइपलाइन में थे। ये जितना दिख रहा था उससे कहीं ज्यादा डरावना था। वो पूरी तरह से अलग थलग हो चुके थे और उन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि वो पाइप में कितनी गहराई तक जा चुके थे। पाइपलाइन का ये सेक्शन 1200 फीट लंबा था, यानी लगभग 4 फुटबॉल फील्ड के बराबर। ये पाइपलाइन बीच बीच में थोड़ा मुड़ा हुआ था जिसकी वजह से वहां कुछ एयर पॉकेट्स बन गए थे। इसलिए बुरी हालत में होने के बावजूद ये लोग अब तक जिंदा थे। इन लोगों को ये नहीं पता था कि वो जिस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं वो बर्थ 6 की तरफ वापस जाएगा या नहीं। कुछ देर डिस्कस करने के बाद उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक ग्रुप की तरह ही मूव करेंगे। पूरा पाइपलाइन गाढ़े चिकने तेल की चीकट से भरा था जिससे लड़ते हुए आगे बढ़ना काफी थका देने वाला काम था। टूटी हड्डियों और घायल अंगों के साथ वो लोग तेल की इस पाइपलाइन में मुश्किल से मूव कर पा रहे थे। उनकी आंखों और नाक के छेदों में ऑयल भर गया था। उस घने अंधेरे में करीब 1 घंटा संघर्ष करने के बाद उनका सामना एक और मुसीबत से होता है। इस बार समुद्री पानी का लेवल ऊपर उठने लगा था। उससे बचने के लिए वो लोग अपने सर को ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। उसमें से पहला बंदा नोटिस करता है कि उसका सर पाइप के टॉप से सिर्फ 6 इंच दूर रह गया था। इस तरह ज्यादा देर तक टिके रहना काफी मुश्किल था। उनमें से कुछ इतने घायल थे कि उनके लिए और मूव कर पाना भी दुश्वार हो रहा था। क्रिस बुद्रम और काजिम अली टीम को लीड कर रहे थे जबकि बाकी लोग यानी यूसुफ, फैजल और ऋषि उन्हें फॉलो कर रहे थे। अब क्रिस और कासिम ने फैसला किया कि वो दोनों अपनी सांसों को रोककर थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और दूसरा एयर पॉकेट ढूंढने की कोशिश करेंगे। इन दोनों ने बाकी लोगों से वादा किया कि वो लोग किसी तरह से वहां से निकलने की कोशिश करेंगे और बाकी लोगों के लिए मदद लेकर आएंगे। इसके बाद वो दोनों अपने सर को पानी के लेवल से जितना ऊपर उठा सकते थे उतना ऊपर उठा लेते और अपनी सांस रोककर एयर पॉकेट की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उनकी मेहनत रंग लाती है और उन्हें दूसरा एयर पॉकेट मिल जाता है जो राइजर पाइप से कुछ ही दूर था। ये राइजर पाइप उन्हें एग्जिट की तरफ ले जा सकता था। वहां उन्हें अपने 2 स्कूबा टैंक्स भी पड़े हुए मिल जाते हैं जिन्हें पाकर उन्हें बहुत खुशी होती है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल गया हो। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उन्होंने उन 2 बॉटल्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल पहले ही कर लिया था। इसलिए उनके सहारे अब दूसरे सेक्शन तक जाना आसान नहीं था। इधर काजिम की इंजरीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और उनके लिए जल्दी जल्दी मूव करना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर उन दोनों ने मिलकर फैसला किया कि बचे हुए ऑक्सीजन को लेकर क्रिस आगे बढ़ेगा और तैरते हुए पाइप के एंड तक जाएगा और बाकी लोगों के लिए मदद लेकर आएगा। इस प्लान के अकॉर्डिंग क्रिस ऑक्सीजन टैंक को अपनी बॉडी से अटैच करके आगे की तरफ रखता है और खुद उसके पीछे पीछे आगे बढ़ता जाता है। वो उस 2.5 फुट पतले पाइप के अंदर खिसकता हुआ राइजर एंड तक पहुंच जाता है। तब अचानक से एक डरावना ख्याल उसके मन में आता है कि अगर वो बर्थ 6 की जगह बर्थ 5 हुआ तो क्या होगा। वो लगभग 60 फीट तक तैरकर इन्फ्लेटेड प्लग तक पहुंच चुका था। वहां बिल्कुल भी हवा नहीं थी और उसका ऑक्सीजन टैंक भी लगभग खाली हो चुका था। उसने दिल ही दिल में प्रे किया और पूरी ताकत के साथ नीचे प्रेशर लगाया ताकि उसकी बॉडी ऊपर की तरफ उछल सके। और 2 घंटे पाइप में बिताने के बाद क्रिस को यह देखकर राहत महसूस हुई कि वो अब बर्थ 6 के ऑयली वाटर तक पहुंच गया था। वो पाइप के अंदर जोर जोर से दस्तक देने लगा और चिल्लाने लगा ताकि शिप में मौजूद बाकी टीम वालों को उसकी आवाज सुनाई दे और वो लोग उसकी मदद के लिए वहां आ जाएं। आखिरकार एक बंदा उसे देख लेता है और चेन के सहारे उसे बाहर निकालने में मदद करता है। क्रिस काफी थका हुआ और परेशान था। उसकी हालत देखते ही उसे तुरंत हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। लेकिन जाने से पहले क्रिस रेस्क्यूअर्स को ये बात बता देता है कि 4 लोग अभी भी पाइप के अंदर फंसे हुए हैं और एयर पॉकेट्स के पास होने के कारण जिंदा हैं। लेकिन LMCS के वर्कर्स को विश्वास नहीं हो रहा था कि वहां अब भी कोई जिंदा बचा होगा। उन्हें लग रहा था कि पाइप तेल से भरी हुई होगी
जिसमें कुछ ही मिनटों के अंदर सारे लोग डूबकर मर गए होंगे। ये वो लोग भी जानते थे कि कोई भी ऑक्सीजन टैंक 1 घंटे से ज्यादा देर तक नहीं चल सकता और उन्हें पाइपलाइन में फंसे हुए 2 घंटे से ज्यादा बीत चुके थे। पर यह शायद उम्मीद की किरण ही थी जो उन्हें जिंदा रखे हुए थी। अब डाइवर्स क्रिस के बताए अलग अलग लोकेशन में फंसे हुए लोगों को बाहर से टैप करके चेक करते हैं कि वो लोग सच में जिंदा है या नहीं, जिसके रिस्पॉन्स में अंदर से भी टैपिंग की आवाज आती है। यानी वो लोग अब तक जिंदा थे और उन्हें इस बात से काफी राहत मिली होगी कि बाहर वालों को उनके फंसे होने का पता चल चुका है और जल्दी उन्हें वहां से निकाल लिया जाएगा। वो लोग जानते थे कि प्रोफेशनल डाइवर्स और मदद पहुंचाने वाले सारे इक्विपमेंट्स जैसे ऑक्सीजन टैंक, रस्सियां, लाइट या हेल्प, ये सब कुछ शिप में मौजूद होते हैं। इसलिए बचने की उम्मीद बांधे वो लोग घंटों इंतजार करते रहे कि शायद उन्हें कोई रोशनी दिख जाए या पाइप में ऑक्सीजन टैंक भेजने की कोई आवाज सुनाई दे। पर उन्हें ना तो कुछ दिखाई दिया और ना ही कुछ सुनाई दिया। पहले ही पानी के जोरदार बहाव से घायल इन लोगों को अब सांस लेने में भी दिक्कत आने लगी थी। तेल से भरे पाइप में मौजूद थोड़ी सी हवा में हर पल कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता जा रहा था, इसीलिए उन्हें दम घुटता हुआ महसूस होने लगा था। लेकिन उनके पास इंतजार करने के अलावा कोई और चारा नहीं था। ऐसे में रेस्क्यूअर्स का ना पहुंचना बहुत दुख की बात थी, क्योंकि वो लोग किनारे से कुछ सिर्फ 100 फीट ही दूर थे, लेकिन कोई उनकी मदद करने को नहीं आया। वो लोग दर्द से छटपटाते रहे, लोगों को बुलाने के लिए अंदर से खटखटाते रहे और खुद को बाहर निकालने के लिए एग्जिट की तरफ बढ़ते रहे। कई दिन उस पाइप में फंसे होने के बाद आखिरकार उन्हें एहसास हो गया होगा कि कोई उनकी मदद के लिए नहीं आने वाला। बहरहाल LMCS, पेरिया फ्यूल कंपनी और उसकी सहयोगी कंपनी हेरिटेज एंड द कोस्ट गार्ड कंपनी का ये लापरवाही भरा बर्ताव काफी बहस का मुद्दा बन गया। कुछ लोगों ने दावा किया कि पेरिया कंपनी ने डाइवर्स को पाइप में जाकर वहां फंसे हुए लोगों को बचाने से रोक दिया था, जबकि पेरिया कंपनी का कहना है कि उन फंसे हुए लोगों को बचाने में दूसरे लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती थी, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वो लोग पहले ही मर चुके होंगे और वो दस्तक की आवाज किसी और चीज से आ रही होगी। बहरहाल इस दर्दनाक घटना को लेकर LMCS कोस्ट गार्ड, परिवार वालों और प्रोफेशनल डाइवर सबकी अपनी अपनी अलग थ्योरी थी। लेकिन एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये चारों लोग शुक्रवार शाम 5 बजे तक जिंदा थे जब क्रिस वुडरम को बचाया गया था। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने करीब 48 घंटे तक पाइप के अंदर से खटखटाने की आवाज सुनी थी। उसके बाद आवाज आनी बंद हो गई। आखिरकार मृतकों की बॉडी मिलने पर 2 ऑटोप्सीज किए गए। ये दोनों ऑटोप्सीज मौत के सटीक समय के मामले में भले एक दूसरे से सहमत ना हो, पर दोनों एक बात से जरूर सहमत थे कि वो चारों शनिवार तक जिंदा थे। उनमें से कुछ तो सोमवार तक भी जिंदा थे। ये ठीक से पता नहीं चल पाया कि मौत की असली वजह उनकी सीरियस इंजरीज थी या हवा की कमी के कारण दम घुटना था या फिर एग्जिट तक पहुंचने की कोशिश में तैरते हुए डूबना था। बहरहाल त्रिनिदाद और टोबैगो में एक इंक्वायरी बिठाई गई जिसकी रिपोर्ट 2023 में रिलीज हुई। मेरे दिल में पूरी उम्मीद थी कि मुझे बचा लिया जाएगा, हम सबको बचा लिया जाएगा, लेकिन कोई भी हमें बचाने के लिए नहीं आया। ये उन लोगों की आखिरी बातचीत है जिन्हें गोप्रो कैमरे में रिकॉर्ड किया गया था। 90 सेकंड्स तक पानी में बहने और समझ न आने वाली बातचीत को एडिट कर दिया गया है।